ट्रंप पर तीसरी बार हुआ हमला, अरेस्ट हुआ हमलावर। ईरान वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाक जाने से किया इनकार। बस ब्लास्ट से दहला कोलंबिया, राष्ट्रपति ने दोषियों को ललकारा। तुर्की इजराइल विवाद बढ़ा, दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर। सोमालिया विवाद को लेकर आमने सामने आए तुर्की इजराइल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। शनिवार की रात वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था। इस बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई मंत्री मौजूद थे। करीब 2600 लोग टक्सीडो और अच्छे कपड़ों में खाना खा रहे थे। रात करीब 8:40 पर मुख्य सुरक्षा जांच वाली जगह पर अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। हमलावर कोल टॉमस एलन नाम का 31 साल का शख्स था जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस शहर का रहने वाला है। वह होटल में मेहमान बनकर रुका हुआ था। उसके पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। उसने एक सुरक्षा अधिकारी पर गोली चलाई। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। सीक्रेट सर्विस के जवान तुरंत सक्रिय हो गए और हमलावर को तुरंत पकड़ लिया गया। गोलीबारी की आवाज़ हॉल तक पहुंची तो सब घबरा गए। पहले कई लोगों को लगा कि कोई ट्रे गिर गई है, लेकिन जल्द ही सब समझ गए कि गोली चल रही है। लोग मेज़ के नीचे छिप गए। सुरक्षा जवान मंच पर पहुंचे और ट्रंप, मेलानिया के साथ जेडी वेंस को घेरकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ट्रंप ने बाद में बताया कि शुरू में उन्हें लगा कि आवाज़ दूर से आ रही है और शायद कोई ट्रे गिर गई है, लेकिन मेलानिया तुरंत समझ गई कि गोली चल रही है। उन्होंने कहा कि यह बुरी आवाज़ है। इस घटना में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ एक सुरक्षा अधिकारी घायल हुआ है जिसकी हालत अब ठीक है। इस घटना के बाद ट्रंप को थोड़ी देर के लिए उसी होटल की खास स्वीट में रखा गया जहां 1981 में रोनाल्ड रेगन पर हमला हुआ था। बाद में उन्हें व्हाइट हाउस ले जाया गया। रात में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति होना खतरनाक काम है और यह उनकी नौकरी का हिस्सा है। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की तारीफ की और कहा कि हमलावर हॉल तक पहुंचने से बहुत दूर था। उन्होंने हमलावर को अकेले शूटर बताया और कहा कि जब वह गिरा हुआ था तो बहुत खतरनाक लग रहा था। ट्रंप ने कार्यक्रम को बाद में फिर से आयोजित करने की बात कही और कहा कि इसे और बेहतर तथा सुरक्षित बनाया जाएगा। हमलावर कोल टॉमस एलन एक टीचर और कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अमेरिकी अटॉर्नी जीनाइन पिरो ने बताया कि फिलहाल 2 आरोप लगाए गए हैं। संदिग्ध को सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। FBI निदेशक काश पटेल ने कहा कि जाँच चल रही है और अभी इस मामले में किसी और व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ट्रंप की हत्या का प्रयास बताया और राहत जताई। कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और इसे 30 दिनों में दोबारा आयोजित किया जाएगा। ट्रंप ने पहले भी 2 बार हत्या के प्रयास झेले हैं। इस तीसरी घटना ने सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि दुनिया हिंसक जगह है, लेकिन वे डरते नहीं हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने तेज़ी से काम किया और बड़े हादसे को टाल दिया और अब इस मामले की जाँच जारी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ईरान और अमेरिका से संबंधित है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान के इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि उन्होंने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान ना जाएं। ट्रंप ने कहा कि ईरान जब चाहे हमें फ़ोन कर सकता है, लेकिन 18 घंटे की उड़ान भरकर खाली हाथ बैठना व्यर्थ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद शनिवार शाम को तेहरान लौट गए। दूसरे दौर की बातचीत भी विफल हो गई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि जब तक अमेरिका उनके बंदरगाहों पर से नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन ने चीन की एक बड़ी तेल रिफाइनरी और ईरानी तेल ढोने वाली लगभग 40 शिपिंग कंपनियों तथा टैंकरों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका मकसद ईरान के तेल निर्यात को रोकना है। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। मूल 10 दिनों का युद्ध विराम सोमवार को खत्म होने वाला था। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण जेट ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया भर की कई एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि अगर उनकी उड़ान रद्द हो गई हो तो एयरलाइन से संपर्क करें और वैकल्पिक व्यवस्था दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि कोलंबिया से संबंधित है। दरअसल शनिवार को कोलंबिया के दक्षिण पश्चिमी काउका इलाके में एक बस में भीषण हमला हुआ। पन अमेरिकन हाईवे पर काजिबियो नगरपालिका में चल रही बस में विस्फोट उपकरण फट गया। इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 38 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। कई मृतक और घायल आदिवासी समुदाय के थे। कोलंबिया की सेना ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया। सेना प्रमुख ने कहा कि यह क्षेत्र में ड्रग तस्करी से जुड़ी हिंसा का हिस्सा है। उन्होंने भंग हो चुकी फार्क गुट के 2 पूर्व सदस्यों इवान मोर्डिस्को के नेटवर्क और जेमे मार्टिनेज गुट को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने हमले की सख्त निंदा की। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने यह हमला किया है वे आतंकवादी, फांसीवादी और ड्रग तस्कर हैं। काउका के गवर्नर ऑक्टावियो गुजमान ने भी घटना की पुष्टि की।
पिछले 2 दिनों में इस इलाके में कम से कम 26 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें आम नागरिक प्रभावित हुए हैं। इनमें पुलिस स्टेशन पर गोलीबारी और सिविल एविएशन रडार सुविधा पर हमला शामिल है। शुक्रवार को 2 वाहनों में लगे विस्फोटक उपकरण भी फटे थे। इन बढ़ती हिंसा के कारण सरकार ने क्षेत्र में उच्च स्तरीय अधिकारियों को तैनात कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग घायलों का इलाज कर रहा है। जांच एजेंसियां हमले की पूरी जांच कर रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि तुर्की और इजराइल से संबंधित है। दरअसल तुर्की और इजराइल के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर हुए हमले के मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ 1100 से 4800 साल तक की जेल की सजा की मांग की। इजराइल इस पर बहुत नाराज हो गया है और तुर्की को ईरान जैसा बनाने की धमकी दी। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी तुर्की को नया ईरान बताया और कहा कि ईरान के बाद वे तुर्की के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। दोनों देशों के लोगों में अब डर है कि कहीं यह तनाव बड़े युद्ध में ना बदल जाए। तुर्की के पास कुछ मजबूत विकल्प हैं। वह अजरबैजान से आने वाले तेल के पाइपलाइन को रोक सकता है, जो इजराइल की कुल तेल खपत का लगभग 50% पूरा करता है। तुर्की इजरायली विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र भी बंद कर सकता है, जिससे उड़ानें महंगी और मुश्किल हो जाएंगी। तुर्की इजराइल को स्टील, सीमेंट और खाद जैसे निर्माण सामान की आपूर्ति भी करता है। हालांकि तुर्की ने व्यापार की कुछ रोक लगाई है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया है। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो नाटो के दूसरे देश तुर्की का साथ देना मुश्किल मान रहे हैं। तुर्की अपनी मजबूत नौसेना से पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के गैस क्षेत्रों के पास गतिविधि बढ़ा सकता है। इजराइल भी तैयार है। उसके पास एडवांस पनडुब्बियां और सी डोम सिस्टम है। ग्रीस और साइप्रस के साथ इजराइल का त्रिपक्षीय गठबंधन तुर्की के लिए चुनौती बना हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी जारी है और आगे बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि तुर्की और इजराइल से संबंधित है। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक पहुंच गया है। दोनों देश सोमालिया और सोमालीलैंड पर नियंत्रण के लिए एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तुर्की ने सोमालिया के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। उसे समुद्र और जमीन पर तेल गैस की खोज का अधिकार मिला है। तुर्की सोमालिया में अपना सबसे बड़ा विदेशी सैन्य प्रशिक्षण केंद्र भी चलाता है। सोमालिया में अनुमानित 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। तुर्की वहां तेल की ड्रिलिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। यह इजराइल का पहला ऐसा कदम है। इजराइल अब सोमालीलैंड में एक सैन्य बेस बनाने की योजना बना रहा है। इससे वह यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रख सकेगा और लाल सागर के रास्ते पर अपनी पहुंच बढ़ा सकेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल के इस कदम की कड़ी आलोचना की और इसे अवैध बताया। दोनों देशों के बीच यह नई प्रतिस्पर्धा गाजा, सीरिया और पूर्वी भूमध्य सागर के पुराने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। तुर्की सोमालिया को सैन्य मदद, बुनियादी ढांचा और मानवीय सहायता दे रहा है। इजराइल सोमालीलैंड के जरिए क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। दोनों देश अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ऊर्जा संसाधनों और समुद्री रास्तों पर नियंत्रण के लिए आमने सामने है। यह तनाव लाल सागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैले बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनता जा रहा है। दोनों देश अपने क्षेत्रीय पहुंच बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।